दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों फाइनली आप राहत की सांस ले सकते हो। बीएड बनाम बीटीसी का जो ऑर्डर है वो फाइनली रिजर्व हो चुका है। दोस्तों विश्वास ना हो तो पिछली वीडियो आप देख सकते हैं। पहले महीनों सालों साल की वीडियो में हमने बताया था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में एक हेल्दी बहस नहीं हो जाती है तब तक ये मामला रिजर्व नहीं होगा और इसमें राहत भी नहीं मिलेगी। वही हुआ और जब ये केस सुनवाई के लिए लगा तो हमें पहले से ही मालूम था या कह लें पहले से ही एहसास था कि इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं। जज साहब ने पहले इस पर उतना ज़्यादा गौर नहीं किया था कि मैटर कितना कॉम्प्लिकेटेड है। पहले दिन की हियरिंग दूसरे दिन की हियरिंग में जाके जज साहब को समझ में आया कि ये मैटर कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और ये पूरे इंडिया का मैटर है। और इतनी ज़्यादा हियरिंग हुई हैं और सबसे ज़्यादा तो न्यायमूर्तियों को हम साधुवाद देना चाहेंगे कि इतने धैर्य के साथ पूरे मैटर की सुनवाई करी। और साथ ही साथ आप समझ सकते हैं कि इतने पैरा इतनी जो है सिनॉप्सिस दुनिया भर की चीज़ें अगर आप खुद देखेंगे कोर्ट की कार्रवाई को तो खुद आपका कह लें कि दिमाग चकरा जाएगा। लेकिन दोनों न्यायमूर्ति ने कितने धैर्यपूर्वक पूरी सुनवाई को बहुत ही शालीनता के साथ सुना है और बीच बीच में क्रॉस क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा हुए हैं। मतलब कि साफ है कि इस मामले की गहनता से सुनवाई की गई है। किसी भी एस्पेक्ट को किसी भी पहलू को अनछूता नहीं रखा गया है माननीय न्यायमूर्ति के द्वारा। और न्यायमूर्ति के कुछ जो कमेंट हैं तो उनसे आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हो कि जजमेंट किसके फेवर में आ रहा है। और ये हमेशा से रहता है कि जज साहब जो बोलते हैं वो सिर्फ और सिर्फ रिएक्शंस लेने के लिए, आर्गुमेंट को और इफेक्टिव करने के लिए, चीज़ों को निकलवाने के लिए ऐसा किया जाता है। तो दोस्तों कांटे की टक्कर रही है। कई जगहों पर देखा जाए तो बीएड और कई जगहों पर बीएसटीसी या डीएलएड कह लें हावी रहा। और दोस्तों सबसे ज़्यादा अगर इस पूरे घटनाक्रम पर नज़र डालेंगे आप तो जो धन्यवाद के पात्र हैं वो पीएस पटवालिया साहब हैं। यहाँ पर पक्ष लेने की बात नहीं है, वो तो खैर आदेश खुद ही बताएगा कि किसके फेवर में आया है। लेकिन पटवालिया साहब ने जिस प्रकार से एनसीटी को प्रोटेक्ट किया, एमएचआरडी को प्रोटेक्ट किया और खुद अपने पिटिशनर्स बीएड को प्रोटेक्ट किया वो काबिले तारीफ है। पटवालिया साहब ने पूरे इंडिया को कवर किया है। उन्होंने बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का भी मामला उठाया, बिहार का भी मामला उठाया, राजस्थान का भी उठाया, केवीएस का भी उठाया, हर एक पहलू पर काफ़ी ज़्यादा और विथ डॉक्यूमेंटेशन। तो सबसे इफ़ेक्टिव बहस यहाँ पर इन्हीं की रही है। आदेश कुछ भी हो उससे मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप खुद ही समझ सकते हैं कि जज साहिबान के द्वारा 4 बजे के बाद जो स्पेशल समय है वो पीएस पटवालिया साहब को दिया गया और लगभग 4 बज के आई थिंक 25 मिनट तक, ये 20-22 मिनट तक हियरिंग चली है। तब जाके मैटर कंक्लूड हुआ है और जो भी डेटाज हैं वो फैक्चुअल तरीके से रखे गए हैं। बाकी और एडवोकेट्स की अगर आप बात देखेंगे तो हर एक बात को लिंगर ऑन करके वहाँ पर लाया गया है। और देखा जाए तो जैसे बहुत सारे एडवोकेट ने मेरे हिसाब से देखा जाए तो उसी पैरा पर उसी एक्ट पर बात कर के घुमा के चीज़ों को बहुत राउंड किया है। और इसमें एक उलझन वाला भी बिंदु रहा है। जज साहब को कई जगहों पर कंफ्यूज भी किया जाने का थोड़ा सा प्रयास रहा। तो जज साहब खुद हियरिंग के बीच बोले थे कि हम यहाँ पे फिर से कंफ्यूज हो रहे हैं। तो चूंकि यहाँ पर एक ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स मैटर था तो इस वजह से कन्फ्यूज़न यहाँ पर एराइज हो रही थी। क्योंकि अपने आप में जो एजुकेशन के एक्ट्स हैं, जो नियमावलियाँ हैं वो बहुत बृहद हैं। और दोस्तों देखा जाए तो आज का जो घटनाक्रम रहा है इसमें लगातार जो शुरुआत है वो बीएसटीसी की तरफ से की गई है। बीएसटीसी के एडवोकेट्स आए, उन्होंने अपने सबमिशन को रखना शुरू किया और सबसे ज़्यादा समय देखा जाए तो आज जो है मीनाक्षी अरोड़ा मैम के द्वारा लिया गया। उन्होंने भी काफ़ी इफ़ेक्टिव बहस करी है।
लेकिन बहुत देर तक तो समझा नहीं पा रही थी, मैटर को क्लियर नहीं कर पा रही थी, लेकिन बाद में फोकस पर वो भी रहीं और फाइनली देखा जाए तो उनके द्वारा लगभग तकरीबन 1 घंटे का सबमिशन रखा गया है। और फिर इसके बाद डिफरेंट स्टेट के जो एडवोकेट हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके द्वारा भी मामले को रखा गया है। और हर पहलू से देखा जाए तो जो निचोड़ है, जज साहब ने ये क्वेश्चन कई बार किए हैं कि जब पर्याप्त संख्या में डीएलएड के कैंडिडेट हैं, बीएसटीसी हैं, तो बीएड की क्या ज़रूरत है, ब्रिज कोर्स तो बाद में आएगा। तो इसके जवाब में पटवालिया साहब ने कहा कि इसके लिए ब्रिज कोर्स है, एएसजी मैम ने भी कहा कि इसके लिए ब्रिज कोर्स है, एनसीटी ने भी कहा कि हम ब्रिज कोर्स करवा रहे हैं। तो भाई यहाँ पर बात ये ही रही, जज साहब के दिमाग में ये बात हमेशा से गूंजती रही शुरुआत से लास्ट तक में कि आखिरकार जो फुल्ली एलिजिबल कैंडिडेट है 125 के लिए प्रेस्क्राइब्ड है, वो पर्याप्त संख्या में है, उसके बाद आखिरकार बीएड वालों को क्यों लिया जाए, क्यों लिया जा रहा है। एनसीटी पर ही कुल मिलाकर देखा जाए तो एक प्रकार से प्रश्न चिन्ह लगा है कि आखिरकार क्या जरूरत थी। पहले बीएड कैंडिडेट्स को लिया जाता था, तब समस्याएं थी, तब की परिस्थितियां कुछ और थीं, लेकिन फिर 5 साल का मौका देके लगातार जो डीएलएड की संस्थाएं हैं वो रन की हर एक स्टेट के अंदर, और पर्याप्त भारी संख्या में डीएलएड रहे। बीएसटीसी का उदाहरण लिया गया, राजस्थान के अंदर केवीएस की पटवालिया साहब ने बात करी कि लगभग 6% ही पास आउट हो रहे हैं। तो वहाँ पर यह भी कहा गया है कि बीएसटीसी में यहाँ तो जिसके अंतर्गत रीट के अंतर्गत सिलेक्शन होना है, तो वहाँ तो 3.5-4 लाख है, तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा है। रिक्रूटमेंट आपको करना है 18 से 19 हज़ार पोस्ट पर, जस्टिफिकेशन कहाँ से हो पा रहा है। और साथ ही साथ 68,500 शिक्षक भर्ती की रही सही बात, तो जिसमें 41,000 के करीब पोस्ट वैकेंट चली गई, जब जो डीएलएड था वही सिर्फ अलाउड था। और ये सच्चाई बात भी है कि डीएलएड उतनी संख्या में फिर भी नहीं थे, लगभग पोस्ट के बराबर ही कह सकते हैं। एग्जैक्ट डेटा खैर इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्या आपके पास कोई ऐसा डेटा है कि बीएड वाले 100% पास आउट हो गए या बहुत ज़्यादा हो गए, या कैसे क्या आप इस पॉइंट को क्लैरिफाई कर रहे हैं। एक मुद्दा ये भी आया कि क्या 125 के ये बीएसटीसी वाले या डीएलएड वाले 125 के लिए सिर्फ बने हुए हैं। तो पटवालिया जी ने प्रोटेक्ट किया है बीएड का इस मुद्दे पर कि 6 to 8 में भी ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 6 to 8 में भी डिप्लोमा होल्डर्स को रखा जाएगा, आफ्टर प्रमोशन ये जाएंगे। 6 to 8 की रिक्रूटमेंट के लिए भी अलाउड हैं डिप्लोमा होल्डर्स। ये बात भी जज साहब को समझाई गई है और बताई गई है। और बेसिक एजुकेशन की भी बात में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ है, जज साहब उतना स्पष्ट तरीके से आई थिंक समझ नहीं पाए हैं कि 1 to 8 के लिए है या 1 to 5 तक लिमिटेड है या 6 to 8 का क्या कुछ क्राइटेरिया है। तो ये सारे एडवोकेट्स रिटर्न सबमिशन के द्वारा इसको खैर करेंगे। खैर अभी भी बहुत सारे पहलू शायद रह गए हों, तो उनके लिए सभी जज जो मतलब एडवोकेट्स हैं उनको मौका दिया गया है कि नेक्स्ट फ्राइडे, ये फ्राइडे नहीं जो आ रहा है, नेक्स्ट फ्राइडे, तो नेक्स्ट फ्राइडे तक ये जो है करना होगा कि अगले शुक्रवार तक सभी लोग अपना रिटर्न सबमिशन दाखिल कर दें। और उसमें ज़्यादातर जो रिटर्न सबमिशन है वो मंडे तक ही फाइल हो जाएंगे, जो विभिन्न टीम हैं वो अपनी तरफ से कह रही हैं। फिलहाल के लिए दोस्तों देखा जाए तो कांटों भरी जो टक्कर है वो देखने के लिए मिली है। बीएड कहीं पर हावी रहा तो कहीं पर डीएलएड, लेकिन अगर ज़्यादा परसेंटेज में देखेंगे आप पूरी बहस के दरमियान, तो डीएलएड का जो पक्ष है वो मजबूत दिखाई पड़ रहा है। और बीएड की मजबूती कुछ एक बिंदुओं से ही है, और वो बिंदु तगड़े भी हैं, क्योंकि एनसीटी ही एकमात्र संस्था है जो एलिजिबिलिटी को डिसाइड करती है। खैर एनसीटी की जो क्या कहते हैं रूल मेकिंग अथॉरिटी और साथ ही साथ उसकी पावर्स को काफ़ी डिटेल तरीके से जांचा परखा समझा गया है। संसद का भी रोल जस्टिफाई किया गया है। बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हुई हैं डिस्कशन के दरमियान। अब देखते हैं कि जज साहब का क्या कुछ इसमें रिएक्शन है, वो तो खैर ऑर्डर के बाद ही नज़र आएगा और वही आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है।
एनसीटीई ने नियम बना दिए और 2018 के बाद ये भी बात नज़र आई कि 2018 के बाद 19 स्टेट ने इस गैजेट को फॉलो किया और उसके आधार पर बहुत सारे रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी कंप्लीट हो चुके हैं, बहुत अंडरगो कर रहे हैं, बहुत जगहों पर जो ब्रिज कोर्स है वो स्टार्ट हो चुका है, बहुत जगहों पर स्टार्ट होना है। तो इन स्थितियों के बीच सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ आदेश होगा, ये दोस्तों काबिल तारीफ होगा और इस पर जज साहब को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी, क्योंकि एक विस्तृत आदेश लिखना होगा और ये आदेश पूरे देश के लिए लागू होगा। इसको जज साहबान पूरी अच्छे तरीके से समझते हैं और हम हमेशा से साधुवाद और धन्यवाद देंगे कि ईश्वर इतनी शक्ति दे जस्टिफिकेशन की कि बेहतर निर्णय आए और इतनी मतलब कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में क्या कुछ एक यूनिफाइड जजमेंट रहे, यूनिक जजमेंट रहे, वो देखने वाली बात रहती है। और हमेशा से जो भी एपेक्स कोर्ट से डिसीजन आते हैं वो यूनिकनेस से भरे होते हैं, क्योंकि क्या होता है सदियों सदियों तक उस आर्डर को फॉलो किया जाता है। तो अद्वितीय आर्डर आपको देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। और न्याय के मंदिर में सभी लोगों ने अपनी कह लें कि फरियाद है वो लेकर गए हैं, सभी के पक्ष को सुना भी गया है और सबके साथ जस्टिफिकेशन करने के लिए जो है प्रयास भी होंगे। अब देखते हैं कि इसमें ऑर्डर क्या आएगा। 50-50 कहा जा सकता है कि दोनों की तरफ से यहाँ पर मजबूत पैरवी हुई है और कायदे से यहाँ पर जो सुनवाई है हुई है। 3 दिन में बहुत कुछ क्लियर हुआ है। अब देखते हैं, फाइनली सबके लिए सुखद खबर यही है कि इस विवाद का अंत हो चुका है और एक गहरी सांस ले सकते हैं सभी छात्र। जो भी न्याय के मंदिर से फैसला आएगा वो ग्राह्य होगा और पूरे देश पर लागू भी होगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इन्हीं आशाओं और उम्मीदों के साथ वीडियो सेशन को एंड करेंगे। बने रहें, जुड़े रहें आगे की अपडेट्स को लगातार पाने के लिए इस चैनल के माध्यम से। अगर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक का बटन दबा दें और शेयर भी कर दें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में।